तो दोस्तों वेलकम टू IUPSC और हम पढ़ेंगे रायसीना डायलॉग। तो बेसिकली ये जो रायसीना हमारा डायलॉग है ये इंडिया ने शुरू किया है और जो रायसीना यहाँ का नाम है ये हिल है, रायसीना हिल, जिसपे हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है सर। ठीक है, तो जो रायसीना डायलॉग है ये किसी एक अलग डायलॉग के तर्ज पे शुरू हुआ है। जो जिस तर्ज पे ये शुरू हुआ है वो हमारा डायलॉग है संग्री ला डायलॉग। ओके, तो ये हमारा सिंगापुर में होता है। ये इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है, ठीक है। और ये कौन हेल्ड करता है? हेल्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी। और ये जो हमारी IISc है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी है, ये हमारा थिंक टैंक है जो हमारा सिक्योरिटी पे देखती है कि वर्ल्ड में कौन कौन से सिक्योरिटी इशूज आ रहे हैं और कैसे सिक्योरिटी को हम टैकल किया जाए। ताकि सिक्योरिटी क्यों चाहिए? ताकि हम ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकें, इसी के लिए तो सिक्योरिटी चाहिए ना। ताकि हमारा जो सी रूट है ये सेफ रहे, हमारे रोड सेफ रहें और जो हमारे लोग हैं टेरिटरी के अंदर ये सेफ रहें। तो सर ये हमारा थिंक टैंक है और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं डिफेंस मिनिस्टर और प्लस हेड ऑफ आर्मी चीफ, जो परमानेंट हमारे हेड होते हैं ये हमारे इसमें शिरकत करते हैं। तो सर इसी के तर्ज पे हमारा शुरू हुआ रायसीना डायलॉग। अब रायसीना डायलॉग जो हमारा शुरू हुआ अभी 2016 से ही शुरू हुआ है। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा इंडिया का, 2016 से ही शुरू हुआ है। ओके, और ये जॉइंटली हेल्ड किया जाता बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो सर एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। जो हमारी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है ये 1990 के अराउंड ये बनी, क्योंकि 1990 में आपको पता है कि हमारा LPG रिफॉर्म हो रहा था। LPG रिफॉर्म हम कर रहे थे, तो इसमें जो हमारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है ये भी हमारा थिंक टैंक की तरह काम करती है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए, मेनली हमारा एक्सटर्नल रिलेशन फॉर्मुलेट करने के लिए काफ़ी काम करती है। ओके, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो देखिए इसका पहला एडिशन हमारा लॉन्च हुआ मार्च 2016 में और इसका थीम था एशियन कनेक्टिविटी, एशिया को कनेक्ट करने के लिए। और सेकेंड एडिशन का जो थीम होगा हमारा ये न्यू नॉर्मल मल्टीलेटरिज्म विद द मल्टीपोलैरिटी। ओके, जो पहला हमारा 2016 में लॉन्च हुआ है ये 65 कंट्रियों ने इसमें शिरकत करी है हमारी। अब देखिए यहाँ PM मोदी कुछ यहाँ पे स्पीच थी रायसीना डायलॉग में, तो उसको हम देख लेते हैं। तो सर इन्होंने बोला कि नेवर फर्स्ट, मतलब कि हम अपने पड़ोसी के साथ पीसफुल व्यवहार चाहते हैं ताकि हमारे ट्रेड को फैसिलिटेट करें और सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सके, पॉवर्टी से लड़ सके, हंगर से लड़ सके। उसके बाद इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से भाई ये भी पड़ोसी, इससे ही बात कर लो। इन्होंने कहा कि पहले तुम टेररिज्म छोड़ो, आतंकवाद फैलाना छोड़ो, स्टेट स्पॉन्सरशिप टेररिज्म बंद करो, फिर हम आपसे अब बात करेंगे। उसके बाद जब जैसे ही हमारे ट्रम्प साहब आए चुनाव करके USA में, तो वहाँ पे उन्होंने TPP को छोड़ने का ऐलान कर दिया एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू, ठीक है। ओबामा ने भी साइन किया था एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू TPP में, और ट्रम्प ने एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू छोड़ने का ऐलान कर दिया, ठीक है। और तो ये हमारा एक साइन है प्रोटेक्शनिज्म का, इकोनॉमी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि आप इस साल का यदि आपने इकोनॉमी सर्वे पढ़ा होगा तो कुछ वहाँ पे साइंटिस्ट जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि जो हमारा एरा चल रहा है ये, ओके, हम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो ये एरा जो चल रहा है ये हाइपर इन्फ्लेशन का एरा चल रहा है, सॉरी हाइपर ग्लोबलाइजेशन का एरा चल रहा है। जो हाइपर ग्लोबलाइजेशन का एरा चल रहा है तो हमारे पास तीन रास्ता है, या तो हाइपर का हाइपर हो जाए, या यही रूट चलता रहे, या प्रोटेक्शनिज्म अपनाया जाए। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कि ब्रेक्जिट हुआ, हमारा ब्रेक्जिट हुआ, प्लस हमारा TPP से हमारे ट्रम्प साहब बाहर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में आप साइन देख सकते हैं कि ये प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रही है। तो प्रोटेक्शनिज्म से इंडिया को क्या घाटा होगा? सर बात यह है कि हमारी इकोनॉमी जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और हमारा एक्सपोर्ट डे बाय डे हमारा कम हो रहा है। जब हमारा एक्सपोर्ट डे बाय डे कम हो रहा है और प्रोटेक्शनिज्म कंट्रीज अपना लेंगी तो क्या होगा? वो अपना मैन्युफैक्चरिंग अपने घर में करेंगी, मतलब घर में ही बनाएंगी, घर में ही खाएंगी। ये मतलब होता है प्रोटेक्शनिज्म का। मतलब जो ग्लोबलाइजेशन है इसको खतरा होगा, जिससे हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी ग्रोथ भी धीमी होगी।
ओके, स्लो डाउन हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने कंसर्न बताया कि चाइना एंड सीपीईसी। तो आपको कई बार सीपीईसी के बारे में बता चुका हूँ कि जो सीपीईसी है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो जो सीपीईसी हमारी पास हो रही है, कसगर सिटी हमारी चाइना की है, ठीक है, कसगर सिटी चाइना की है जो जिनजियांग प्रोविंसेस में है। वहाँ से पास होते हुए एक रोड निकलेगी और ये हमारा पीओके में जो गिलगिट बल्टिस्तान का हमारा रीजन है, गिलगिट बल्टिस्तान का रीजन है, प्लस वहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेरिटरी बलूचिस्तान और लिस्ट डेवलप टेरिटरी भी बलूचिस्तान है। वहाँ पे बहुत सारा मिल रहा है बलूचिस्तान में, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो किसी ने पूछा भाई क्यों नहीं करो डेवलपमेंट बलूचिस्तान में, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारा इंसर्जेंसी है और टेररिज्म, इस वजह से हम नहीं कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान, उसके बाद ये कराची शहर के ग्वादर पोर्ट तक जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पीओके में जो हमारा गिलगिट और बल्टिस्तान का रीजन है ये हमारा डिस्प्यूटेड रीजन है, लेकिन हमारा सीपीईसी इससे भी पास कर रहा है। तो वही हमारे मोदी साहब ने यहाँ पे कंसर्न दिखाया कि सर आप चाइना का जो है कि यार ट्रेड तो करना है लेकिन अपनी सॉवरेनिटी को हम कंप्रोमाइज तो नहीं करेंगे ना, तो आप इससे क्यों पास कर रहे हो। तो उन्होंने इसकी बात उठाई वहाँ पे। उसके बाद आपने साउथ चाइना सी का इशू आपको पता होगा कि वहाँ पे 9 डैश लाइन है, वहाँ पे चाइना की हेजोमोनी दिखा रहे हो, कह रहे हैं कि हमारे जो हमारे 9 या आइलैंड है ये हमारे अंदर आते हैं, चाइना के अंदर आते हैं, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे हमारे जो एंसेंटर्स है यहाँ पे रहते थे, वो मछली मारते थे, केकड़ा पकड़ते थे, तेल निकालते थे, तो ये हमारा हुआ, ठीक है, ये इनका कहना है। और इन्होंने फिलीपींस ने इसका केस भी फाइल किया था हमारा, ओके, आर्बिट्रेशन कोर्ट में। तो इसमें क्या हुआ हमारा, जब इन्होंने कोर्ट में हमारा फाइल किया, तो फाइल करने से ये हुआ कि ये हार गए, चाइना केस हार गए, तो भी कह रहे हैं। लेकिन जो हमारा कोर्ट है, जिस कोर्ट में किया उसको चेक कर लीजिएगा, कोर्ट का नाम क्या है। तो इस केस को मैंने पढ़ाया भी है पीछे। तो सर जिस कोर्ट में इन्होंने फाइल किया उस कोर्ट का बाइंडिंग एमिशन नहीं होता है हमारा, ओके। बाइंडिंग एमिशन न होने के कारण चाइना कह रहा है कि नहीं नहीं भाई, इस कोर्ट को, इस फैसला को मैं नहीं मानूंगा। तो वहाँ पे जो साउथ चाइना सी का हमारा इशू है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ से कम 5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है, ठीक है। और जैसे ही वो 9 डैश लाइन पे जिसका कब्जा हो जाएगा वो हेजुमोनी दिखाना शुरू कर देगा, तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नहीं हो पाएगा, तो हमारे ट्रेड पे खतरा हो जाएगा, ठीक है। और तब इसीलिए बोला पीएम मोदी ने हाईलाइट किया कि कनेक्टिविटी कुड नॉट ओवरराइड सोवरेनिटी, ओके। अब देखिए सर, इंडिया यूएई का हमारा रिलेशन पढ़ लेते हैं। तो सर हमारा 5th लार्जेस्ट एनर्जी सप्लायर है यूएई, ठीक है। और जो हमारे माइग्रेंट जाते हैं 30% माइग्रेंट हमारे यूएई में रहते हैं। उसके बाद जो रेमिटेंसेज आती है हमारे गल्फ कंट्री से 52% हमारे रेमिटेंस यूएई से आती है। उसके बाद सर हमारी यूएई गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर है और लूकिस्ट पॉलिसी में यूएई का साथ लेकर हमें यूएस की जो हेजोमोनी है ओवर द ईस्ट, इसको हम कम कर सकते हैं। और यही नहीं सर, हमको 4 बिलियन का वहाँ से हमको इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जो हमारा स्मार्ट सिटी होगी उसमें रियल एस्टेट में 4 बिलियन डॉलर हमारा पैसा खर्च करेंगे और हमारा 50 बिलियन का ट्रेड है यूएई के साथ। अब देखिए सर, एक प्रवासी भारतीय दिवस है। सर प्रवासी भारतीय दिवस में यह है कि भाई जो पता है बाहर जो लोग कमाते हैं ना, इनके पास पैसा होता है और पैसा लेने के कई हमारे तरीके इंडिया गवर्नमेंट निकालती रहती है। तो उसका तरीका ये है सर कि प्रवासी भारतीय दिवस लगाओ। वहाँ पे जो हमारे भारत से जो बाहर लोग रह रहे हैं, तो कितने लोग रह रहे हैं सर, लगभग 3.17 करोड़ जो लोग हैं हमारे भारत से बाहर रह रहे हैं। तो भारत से बाहर रहने का मतलब क्या शौक से रह रहे हैं? नहीं यार, कमाने के लिए, रोटी के लिए रह रहे हैं बाहर। तो उनके पास पैसा है, तो उनके पैसा है तो ये हम भारतीय प्रवासी दिवस करेंगे, उनसे बोलेंगे सर इंडिया में भी आके इन्वेस्ट करो ताकि हमको भी कुछ पैसा मिल जाए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, गरीबी से लड़ सके, भुखमरी से लड़ सके, है ना। तो ये बेसिकली हमारा लॉन्च हुआ 9 जनवरी 2003 में। 2003 में लॉन्च हुआ था। तो भाई किसी बड़े आदमी के नाम पे लॉन्च करो। महात्मा गांधी 9 जनवरी को इंडिया में आए थे तो उसके नाम पर ये लॉन्च कर दिया गया। अब देखिए सर कि ये क्या, यहाँ पे क्या होगा कि सेंटर और स्टेट और प्लस जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है जो बाहर रह रहा है, इनको कम्युनिकेट करेंगे। और सेंटर स्टेट बोलेंगे कि हमारे यहाँ स्वच्छ भारत अभियान लगाए हैं, इसमें पैसा लगाइए। स्वच्छ भारत अभियान में बहुत पैसा दे रहे हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ कनेक्टिविटी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाइए। इस तरह से पैसा वहाँ से लिया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि फ्री के भाई देंगे ये लोग, इनको भी ब्याज सहित वापस लौटाया जाएगा। लेकिन इनके पास डॉलर है, ओके, या जो हमारी फुल कन्वर्टेबल करेंसी है ये हमारा आता है हमारे पास। तो कितना आता है सर? 69 बिलियन पैसा वहाँ से आता है,
ओके, बिलियन डॉलर आता है वहाँ से। तो इससे हमारा क्या होता है कि जो हमारा एक्सचेंज रेट फ्लोट करता है, ओके, प्रॉब्लम जब आती है, मान लीजिए कि यूएसए ने क्या किया कि उन्होंने अपना टाइट कर दिया, डॉलर को टाइट कर दिया, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ हमारा जो इम्पोर्ट होगा ये महंगा हो जाएगा। ओके, डॉलर टाइट हो गया तो हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, क्योंकि हमारा रुपी वर्सेस डॉलर, रुपी हमारा कमज़ोर होने लगेगा। जब डॉलर को टाइट करेंगे तो रुपी हमारा कमज़ोर हो जाएगा, तो हमारा इंपोर्ट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा सर। तो ये हमारी बात होती है। तो ये भी जो हमारा रुपीज़ का कन्वर्टेबिलिटी है, या रुपीज़ जो हम का जो हमारा एक्सचेंज रेट है, ये हमारा क्या होता है कि ये मेंटेन रहता है इसकी वजह से, ठीक है। ये सारी हमारी इश्यूज होती हैं। इसके बाद सर देखिए प्रेसिडेंट साहब आए, और जो हमारे यूएसए के न्यू प्रेसिडेंट बने हुए, देखिए इनका एटीट्यूड तो देखिए पहले फोटो में आप। इसके बाद देखिए इन्होंने 3 मूव लिए। पहला मूव लिया कि टीपीपी से यूएसए बाहर जाएगा, एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया, कहा कि बाहर जाऊंगा। सर टीपीपी से बाहर जाने का मतलब ये है ना कि आप टीपीपी, पहली बात ये याद करते हैं कि बना क्यों था, क्योंकि टीपीपी 12 कंट्री का एक ग्रुप था, ठीक है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इसका नाम है सर। तो आप देखेंगे कि पैसिफिक के जो ईस्ट और वेस्ट में जो लगी हुई कंट्री हैं, है ना, पैसिफिक के ईस्ट और वेस्ट में, इनके साथ ट्रेड करना था, ताकि जो चाइना की हेजोमोनी है, जो उसकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, उसको टैकल किया जाए। तो चाइना को तो टैकल हो ही जाएगा, लेकिन इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो क्या होगा, उसको भी घाटा होगा। तो सर 12 कंट्री है इसमें। 12 कंट्री कौन कौन सी है सर? हमारी जो कंट्री है, आप नीचे चलते हैं हम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, वियतनाम, यहीं पे मलेशिया प्लस जापान, यहाँ से हमारी 7 हो गई, 3 4 7। अब आते हैं हम अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो सर यहाँ से पेरू और चिली, उसके बाद हमारा मैक्सिको, यूएसए प्लस कनाडा। तो आप 12 देख सकते हैं यहाँ पे, 3 2 5 7, इधर 12 कंट्री हमारी हो गई टीपीपी में। अब सर टीपीपी इसलिए बनाया गया था, आपको बता दिया कि यहाँ पे चाइना को घेरने के लिए बना दिया गया था। लेकिन अभी जैसे टीपीपी से बाहर जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ है कि हमारा एक वाइड आ गया है, ये हमारा पूरा खेमा वाइड हो गया है, जिसकी वजह से देखिए टीपीपी में क्या हो रहा था कि वियतनाम में हमारी एक डेवलपिंग कंट्री, उसको काफ़ी फायदा होता है टीपीपी से। उसके बाद उसमें लेबर लॉ को स्टैंडर्डाइज किया जाता, ओके, उसके बाद उसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी करा जाता। बहुत सारी अच्छी चीज़ें टीपीपी में, लेकिन टीपीपी में काला बादल छा गया है जब साहब ने बोला कि नहीं भाई, हम टीपीपी से बाहर जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है हमारा प्रोटेक्शनिज्म का। दूसरा मूव इन्होंने बैन कर दिया रिफ्यूजी को आने के लिए। किस किस कंट्री का? ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया, सूडान, यमन, सोमालिया। तो भाई पाकिस्तान और सऊदी अरब का भी कर दो, कहा कि नहीं, क्योंकि हमारे क्या है, स्ट्रेटेजिक एलाई हैं, इसलिए हम इनका नहीं कर सकते। और इनको मतलब टेम्परली इसको हमारा बैन किया है। और यही नहीं, जो हर मतलब कि इनका एक पॉलिसी थी कि 1,12,000 लोग वहाँ पे जा सकते हैं वैसे माइग्रेंट की तरह, लेकिन उसको कम करके 50,000 कर दिया गया है। और जो सीरिया की जो रिफ्यूजी क्राइसिस है, इसको हाल्ट कर दिया इंडिफिनिट टाइम के लिए, ठीक है। तो इससे फ़र्क ये पड़ रहा है कि सर हमारा जो रेपुटेशन है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए जाना जाता है हमारा यूएसए। बराक ओबामा हमारे काफ़ी मीडियम पाथ को फॉलो करने वाले आदमी थे, ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी अच्छा काम करते थे। तो सर ये हमारा रेपुटेशन को ख़राब करेगी, ठीक है। और जो हमारा रिफ्यूजी क्राइसिस है, इसमें एक कन्वेंशन है हमारा यूएन का कि ये हमारा ह्यूमैनिटी का काम है, ये पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी का काम है कि रिफ्यूजी जब हमारे माइग्रेट करें तो कंट्री उनको अपनी जगह दें। तो ये उस पर एक सेटबैक हमारा आ जाएगा। उसके बाद सिलिकॉन वैली में कौन काम करता है? इंडियन काम करते हैं, चाइनीज़ काम करते हैं, जो टैलेंटेड हैं, ठीक है। यूएसए के लोग तो ज़्यादा काम नहीं करते वहाँ पे। तो ये सिलिकॉन वैली वाले क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि यह जो टैलेंट आ रहा था हमारा यूएसए में, ये टैलेंट कम हो जाएगा। तीसरा काम ये है कि मैक्सिकन बॉर्डर से बहुत सारा वहाँ से ड्रग सप्लाई होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ से माइग्रेंट आ जाते हैं, घुस जाते हैं इलीगली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 31 किलोमीटर लंबा उनका बॉर्डर है, और वहाँ पे डिजर्ट भी है और डिफ़िकल्ट टेरेन भी है। तो इन्होंने कहा कि माइग्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा माइग्रेंट आ रहे हैं, इलीगली माइग्रेशन हो रहा है यहाँ पे, इस पर दीवार बना दूंगा, 3100 किलोमीटर पे हम दीवार बना दूंगा। और इन्होंने 2 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन भी कर लिए इस तरह से, ताकि हम प्रिवेंट कर सके इलीगल माइग्रेशन को। और यही नहीं, अब पता है आपको, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मैक्सिको यूएसए को, मतलब मैक्सिको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। तो इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी को भी इंक्रीज़ कर दिया, कितना? 20%, ताकि हम क्या करें कि वो यूएसए का जो मैक्सिको का एक्सपोर्ट है टू अमेरिका,
यूएसए, ये हमारा कम हो जाए। तो ये क्लियर साइन आपको दिखेगा कि ये प्रोटेक्शनिज्म की हमारी साइन है सर। ओके, और जो हमारा यूएसए और मैक्सिको का हमारा ट्रेड चल रहा था, ये 300 बिलियन का ट्रेड था। अब देखिए एक चागोस आर्किपेलागो डिस्प्यूट चल रहा है सर। ये बेसिकली आइलैंड है हमारा इंडियन ओशन में। ये क्या था कि ये जब हमारा मलेशिया आज़ाद नहीं हुआ था, सॉरी मॉरिशस हमारा जब आज़ाद नहीं हुआ था, उसके पहले ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी थी। ब्रिटिश इंडिया मतलब कि सीधे किसको बोल लो आप कि इंग्लैंड की टेरिटरी थी। ओके, यूके की टेरिटरी थी। लेकिन क्या हुआ कि 1963 और 1970 के बीच जो वहाँ पे इनहेबिटेड थे उनको मार मार के भगा दिया गया। चागोस आर्किपेलागो जो आइलैंड है उसके इनहेबिटेड को मार के भगा दिया गया। उसके बाद यूएसए को मैंडेट कर दिया यूके ने कि आप यहाँ पे मिलिट्री बेस बना लीजिए। तो डिस्प्यूट सर ये आ रही है कि मॉरिशस कह रहा है कि सर ये हमारी टेरिटरी है, ठीक है, और यूके कह रहा है कि नहीं कि ये मेरी टेरिटरी है। तो यूके ने मदद मांगी है इंडिया से कि सर बोलो कि जो आपको मैंने गुलाम बनाया था इंडिया को, तो ये आपको पता है कि ये मेरी टेरिटरी थी, और कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न और हमारा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन में सहायता करेगा इंडिया को। तो इंडिया बोला नहीं भाई साहब, ऐसा करो कि इसको आप यूनिलेटरली संभालो। ओके, बायलैटरली संभालो, दोनों लोग बात करो और निपटो, मुझे मत फंसाओ बीच में, ठीक है। तो इंडिया ने बोला कि बायलैटरल आप इसका सॉल्यूशन निकालिए यूके और मॉरिशस के बीच में। तो आर्किपेलागो में प्रॉब्लम चल रही है किसके बीच, यूके और मॉरिशस के बीच। तो ये रहा दोस्तों हमारा कुछ IR से रिलेटेड करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।